आज बात करेंगे इन्फ्लेशन की। किसकी बात करेंगे रे? इन्फ्लेशन, महंगाई। बिल्कुल बेसिक इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है अगर मैं एकदम लेमन टर्म में बताऊं कि इन्फ्लेशन क्या है आपका? इन्फ्लेशन इज राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, सर्विसेज। किसी भी चीज की प्राइस राइज होना, किसी भी चीज का प्राइस राइज होना, समझ आ रही है? किसी भी चीज का प्राइस राइज होना उसे क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात। इन्फ्लेशन, अब जैसे तुम्हारे 10 रुपए किलो आलू है वो 20 रुपए किलो हो जाए अगले दिन, या 30 रुपए किलो लेना, इन्फ्लेशन आ गया। ओके, एक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए, एक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए हल्का फुल्का इन्फ्लेशन जायज है, होना चाहिए, ताकि वही उसकी आराम से आपके लिए उस इकोनॉमी की ग्रोथ हो। बट हमेशा लो रहता है ना, वो भी दिक्कत। डिफ्लेशन भी रॉन्ग है और हायर इन्फ्लेशन भी रॉन्ग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंटली एक लिमिट सेट कर रखी है, द इन्फ्लेशन शुड बी इन 4% ±2, ठीक है। इन्फ्लेशन की रेंज जो है आज के टाइम में जो सेट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इट मस्ट बी 4% ±2, यानी कि -2 से +6 तक है। समझ आ रही है? इसका समझ आता है ना, +-2 का 2 से 6 तक, वेरी गुड। और 4 एक एवरेज है, ठीक है। 6 से ऊपर जाएगी आरबीआई की जवाबदेही हो जाएगी कि भाई कैसे कैसे क्या मामला, क्योंकि इसको आरबीआई कंट्रोल करता है, महंगाई को आरबीआई कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। आरबीआई कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन बाय इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, जो करवाई है वो, जो इतने सारे जो लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, राइट, ये मेथड्स है हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बताएंगे अभी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ अ जनरल लेवल इन अ इकोनॉमी। समझ रहे इतनी सी बात, बेसिक डेफिनेशन। अब इन्फ्लेशन की बात होती है कि इन्फ्लेशन किस इंडेक्स से नापते हैं। देयर आर 2 इंडेक्स, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ आ रही है? अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 2 टाइप के हैं। कंज्यूमर प्राइस मतलब जो कंज्यूमर ने खरीदा मार्केट में जाके। फॉर एग्जांपल, एक होता है होलसेल, आपने होलसेल में एक लाइक आलू की बोरी खरीदी, वो आपको सस्ती पड़ती है जनरली, बट जो आप वो मंडी में आके बिकता है, ठेली वाले बेचते हैं, वो महंगा बिकता है ना। आप 1-1 किलो जब लेते हैं, वो कंज्यूमर वाला पार्ट है। तो कंज्यूमर का जो एक्चुअल रेट है वो एक्चुअल में आरबीआई को देखना चाहिए, उसको कंट्रोल करना है वो जो मामला, तो राइट, कि एट द एंड कंज्यूम करने वाला जो एट द एंड जो कंज्यूमर है, वो मंडी थोड़ी आता है आजादपुर मंडी, वो तो नॉर्मल अपनी आसपास की मंडी में आता है मामला खरीदने के लिए। अरे समझ में, जो आप कपड़े लाते हैं होलसेल में, वो ठीक है, चलो उसका प्राइस है ऊपर नीचे देखते हैं, बट द रियल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हाउ कैन यू डिटरमाइन? बाय गोइंग टू द रियल मार्केट, बाय गोइंग टू द कंज्यूमर प्राइस वाला पार्ट, राइट। अरे समझे क्या कह रहा हूं? तो आरबीआई पहले इन्फ्लेशन नापने के लिए WPI यूज करता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बट जब धीरे धीरे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि नहीं यार, रियल जो टर्म्स में महंगाई है, रियल जो टर्म्स में महंगाई है, ठीक है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता लगता है। अरे समझे क्यों? तो आरबीआई ने सीपीआई को यूज करना शुरू किया। अब सीपीआई में वही चीज है, देखो, एक होता है सीपीआई रूरल, एक होता है सीपीआई अर्बन, क्योंकि रूरल और अर्बन में बहुत डिफरेंस है प्राइस का, पता है ना ये बात। गांव वाले कम कमाते हैं, लेकिन कम में ही काम हो जाता है। वहाँ की सब्जी 2 रुपए किलो ऐसे करके यहाँ पे महंगी हो जाती है, राइट। तो इनको कंबाइंड करके जो आया वो सीपीआई कंबाइंड, आ रही है समझे? तो ये कहानी कंबाइंड। तो आज के टाइम में जो आरबीआई यूज कर रहा है, द आरबीआई इज यूजिंग सीपीआई कंबाइंड। क्वेश्चन आता है इन इंडेक्स को निकालता कौन है? लिख लो, लिखो हल्का सा, कि देयर आर 2 प्राइस इंडेक्स to measure the inflation. One is wholesale price index WPI and another is consumer price index CPI. समझ आ रही है भाई? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 1 मिनट रुकेंगे, चिंता मत करो। अब क्वेश्चन आता है इनको निकालता कौन है, राइट। तो लिख लो कि NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अंडर MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अंडर MOSPI, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिलीजेस द CPI इंडेक्स, releases the CPI index, CPI. अगला है WPI is released by, WPI is released by
ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ आ रही है कहानी? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कोई पूछेगा आरबीआई इस वक्त कौन सा मेजर इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करता है, लिख लो। प्रेजेंटली आरबीआई यूजेस सीपीआई कंबाइंड फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। सीपीआई कंबाइंड वाला, नॉट रूरल नॉट अर्बन। अर्बन रूरल तो अलग से लेता है, लेकिन नेशनल लेवल के लिए, समझ आ रही है? वो तो नेशनल लेवल अर्बन, नेशनल लेवल रूरल, लेकिन टोटल नेशनल लेवल के लिए सीपीआई कंबाइंड। WPI वाला है वो ऑफिस वाला, हाँ वो निकालता है। अभी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, उसको भी यूज करते हैं, बट रियल टर्म्स में मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल बनाने के लिए, चीजें कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसको देखता है। आरबीआई सीपीआई कंबाइंड यूज करते हैं। हाँ सीपीआई कंबाइंड। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या करती, इसने क्या था? ये रिलीज करती है इन दोनों को सीपीआई, सीपीआई बताया ना स्टार्टिंग में। एनएसओ रिलीज कर, रिलीजिंग बॉडी। ओके, आ रही हो समझ में? अब आते हैं भाई, इन्फ्लेशन होते हैं, इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या है, कैसे प्राइस राइज होता है, कैसे बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस, राइट? बेस्ड ऑन द कॉजेस एंड बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस लेवल, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस लेवल एंड बेस्ड ऑन द कॉजेस there are different type of inflation, there are different type of inflation, right? समझ आ रही है? बंद कर दो। based on the rate of change of price level, कितनी तेज मामला बढ़ रहा है, कितनी तेज इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसके ऊपर की रेट ऑफ चेंज कितनी तेज, राइट? एक कॉजेस, किस लिए इन्फ्लेशन आई। दो टाइप से इन्फ्लेशन को डिफाइन करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग धीरे धीरे 1% 2% पे बढ़ रही है, अगर है ना, अगर 1% 2% 3% बढ़ रही है, वो इन्फ्लेशन अच्छी होती है। दे आर बेसिकली मूवमेंट ऑफ अ 4 legs पीपल। जो 4 legs एनिमल होते हैं, उनकी मूवमेंट के नाम है क्रीपिंग। धीरे धीरे रेंग के चलना, आराम से वॉकिंग, बस धीरे धीरे। कभी डॉग्स को देखना, रनिंग, उनके भागने तरीके अलग होते हैं। जब तुम उनको टाइप करो ना गूगल पे, दे आर लाइक नेम्स ऑफ वॉकिंग मूवमेंट ऑफ 4 leg पीपल, 4 leg एनिमल्स, हॉर्स वगैरह, ठीक है? तो क्रीपिंग इज बेसिकली अराउंड, इसका इन्फ्लेशन रेट होगा 2 से 3%, 1 से 3%। इन्फ्लेशन रेट इज अराउंड 1 से 3%। तो इट्स गुड फॉर अ इकोनॉमी टू हैव दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होनी चाहिए, वरना इकोनॉमी में लाइक प्राइस लाइक बढ़ेगा ही नहीं। लाइक जैसे वही वाली बात, एंड में अभी मामला अलग है, पहले 1 रुपये 4 आने में सब कुछ मिलता था, वैसे से बढ़ रहा है मामला। इट्स गुड फॉर इकोनॉमी, फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट? यूएसए का $1 हमारे इतने सारे रुपए के बराबर है ना? क्योंकि वो उनका प्राइस राइज अच्छा बढ़िया हो रहा है, मामला एकदम बढ़िया, एकदम उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। अगला है वॉकिंग और ट्रॉटिंग, मतलब कि धीरे धीरे थोड़ा वॉकिंग करना शुरू हुआ। यहाँ पे रेंगना शुरू हुआ था, यहाँ पे वॉकिंग। इट मस्ट बी अराउंड 7% ऐसे करके आसपास। ये वार्निंग है, ये वार्निंग है, ये वार्निंग है। ये ऐसी नहीं है कि इकोनॉमी को खराब कर देगी, बट इट्स अ वार्निंग साइन। यहां पे अगर आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करा, है ना, लिमिट है, तो आपके हाथ से इन्फ्लेशन निकल जाएगी और दिक्कत हो जाएगी इकोनॉमी में। प्राइस रेट इतना ज्यादा हो जाए, हाहाकार मच जाएगा, लोग भूखे मरेंगे, ये सब समझ आ रही है? रुपये की वैल्यू खत्म हो जाएगी। बताओ 1 किलो आलू के लिए फिर आपको 200 रुपये ले आने पड़ रहे हैं, बढ़ रहा है ना प्राइस राइस, तो वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। रनिंग में अराउंड 10 से 20%। ये खतरनाक होती है इकोनॉमी के लिए, दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत। और हाइपरफ्लेशन रहने में गैलोपिंग, ये तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत। जब इसमें लाइक इन्फ्लेशन रेट मस्ट मीन डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट होता है, हाइपर रहने में गैलोपिंग, समझ आ रही है? सो ये सिस्टम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस राइज। अगला क्या है, कॉजेज में। अकॉर्डिंग टू द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑफ 2 टाइप्स। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है? देखो, सपोज किसी भी चीज की डिमांड अचानक से बढ़ जाए, लेकिन उसकी सप्लाई ना बढ़े। आलू खाने वाले ज्यादा हो गए और आलू आ ही नहीं रहे खेतों से, सीजन ऑफ सीजन वाला चीज मान लो, राइट? तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तभी तो ऑफ सीजन में रेट बढ़ जाता है ना, राइट? फ्रूट्स का एग्जांपल ले लो, नॉर्मली सीजन में कितने सही सस्ते हो जाते हैं, और ऑफ सीजन में ये भर भर के,
राइट। तो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज बेसिकली डिमांड इज मोर बट सप्लाई इज, समझ आ रही कहानी? खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन है ही नहीं मामला मार्केट में, तो बढ़ेगा तो दुकानदार तो उसको बेचेंगे तो बढ़िया रेट देगा, तो ऐसे डिमांड बढ़ जाती है। अगला ये कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश होगा इसका, कॉस्ट पुश। कॉस्ट कैसे बढ़ाती है आपके इन्फ्लेशन को? कॉस्ट बढ़ाती है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब भी होता है 4 फैक्टर यूज होता है ना उसमें, नाम तुम बताओ। क्या भैया? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताओ, ये तो बेसिक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? थोड़ा हिंट देना थोड़ा। लैंड, लेबर, हाँ वो लैंड लेबर वाला, हाँ लैंड लेबर और एक वो कैपिटल, और दूसरा लैंड लेबर कैपिटल और वो एंटरप्राइज। एंटरप्राइज। तो जब इनकी शॉर्टेज पड़ जाए, लेबर नहीं मिल रहा, लेबर भाग गया बाय सम रीजन, जब कोरोना में भागे थे माइग्रेंट ऑफ लेबर्स, तो लेबर क्या करेगा? जो कुछ होंगे बोले हमें तो ज्यादा रुपए चाहिए, चॉइस ही नहीं है कंपनी के पास। लाइक लैंड का रेट बढ़ जाए, दिल्ली के लैंड का रेट देखो क्या बर्बर के रेट है भाई साहब, गांव में जाओ कोई पूछता नहीं है जमीन, मतलब कि समझ रहे हो, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड गांव में सस्ता है, और दिल्ली में देखो भाई साहब 1 लाख रुपए गज, 2 लाख रुपए गज मामला पहुंच रहा है, वहां पे मात्र 10,000 रुपए गज। ठीक है, तो जब लैंड की कॉस्ट बढ़ जाए या फिर कैपिटल जिससे मशीनरी, ट्रैक्टर, जैसे खेतों वालों ट्रैक्टर वगैरह यूज हो रहे, ट्रैक्टर की कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जाए, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ दिस, उस केस में भी इन्फ्लेशन आएगी। कहते ना यार मेरी खरीदी इतनी है, बन के इतना है, मैं आपको इतने में कैसे दे दूं? जब आप दुकान से वाले से बार्गेनिंग करते क्या यही तो बोलता है कि इसकी बनाई इतनी है, आप तो इससे भी कम मांग रहे हैं, राइट? तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्राइसेस, तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कैसे इन्फ्लेशन आती है? इस पे एक देयर इज अ थ्योरीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या? बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, और ये डिमांड सप्लाई थ्योरी दोनों पे वैलिड करती है, इन दोनों पे। क्या है ये? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। कैसे कैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, लोगों के पास मनी ज्यादा आ गया, लोगों के पास मनी ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा है, क्या करेंगे? खर्च करेंगे। अरे पैसा ही नहीं है तो कैसे खर्च करेगा? समझ आ रही कहानी? इसको बैंकिंग से रिलेट करके देखेंगे। अगर कंट्री में पैसा ज्यादा है तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो सामान कम होगा क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सप्लाई नहीं आएगी तो क्या होगा? पैसा है लेकिन सप्लाई नहीं है तो लोग ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं, राइट? वो देखिए ना हर्षद मेहता में, लेक्सस गाड़ी, ये तुम्हारी जुबान के, ये फलाना उसके, पैसा बहुत है ना, तो उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड फॉर दैट गुड बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई कम है तो महंगाई आ जाती है। ठीक है, महंगाई बेसिकली इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? कि एक इंसान की पर्सनल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स को हटाने के बाद, समझ आ रही है, उसका जितनी तनख्वाह बचती है वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम है। तो बेसिकली जिसकी ज्यादा होगी क्या करेगा? अगर इंसानों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी क्या करेंगे? वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे। तो वही सेम जो ऊपर हुआ था मामला, राइट? चीप मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई अगर रेपो रेट सस्ता रखेगा, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज व्हाट इज रेपो रेट? आरबीआई जो बैंक को लोन देता है, वेरी गुड। आरबीआई जब बैंक्स को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होगा तो बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेगा, है ना, और सेम वो बैंक क्या करेगा? लोगों को भी कम लोन में पैसे देगा कंपैरेटिवली, है ना, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा खर्च करेंगे, राइट? उससे भी क्या होगा फिर दिक्कत? प्राइस बढ़ जाएगा। पैसा हाथ में है तो यार महंगाई बढ़ेगी, इतना याद रखना। इसलिए सबके पास पैसा नहीं होता। इसीलिए कहते ना कि आरबीआई इतनी गरीब है, नोट छाप दो, नोट छाप दो, नोट छाप दो मशीन से, बट नोट छाप दिया तो पंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन तो है ही नहीं। आ रही है समझे? अगर हम ऐसा आता हो ख्याल, इतनी गरीब है सबको दे दे एक एक दिन के लिए मशीन, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार, पब्लिक एक्सपेंडिचर वही सरकार वाला पार्ट, सरकार जब बजट में ज्यादा पैसा लेके लोगों में लगा दे, ठीक है, तब भी क्या होगा? सेम चीज, मनी सप्लाई जहां जहां बढ़ेगी वहां पर डिमांड बढ़ेगी, और जहां डिमांड बढ़ेगी ये सरकार तो डेवलपमेंट पे लगाएगी ना। सरकार ने डेवलपमेंट में लगाया। फॉर एग्जांपल सरकार ने बोला अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है कि आप जो है कोई भी चीज
ट्रैक्टर पे उन्होंने बोला कि लाइक ट्रैक्टर पे उन्होंने मामला लगाया, सब्सिडीज टाइप लगाई, ठीक है। इस पे लगाया लाइक सिलेंडर पे, जो एलपी सिलेंडर, इसमें सब्सिडी लगाई, तो सिलेंडर सस्ता हो गया, लोग ज़्यादा सिलेंडर खरीदना शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम क्या आएगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई कम होगी। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ठीक है। अरे अभी नहीं देखा था क्या, ऑक्सीजन वाले हुआ था, शमशान घाट में जब वो डिमांड ज्यादा थी, महंगा हो गया। सप्लाई कम थी, ग्राउंड क्रेमेशन ग्राउंड ही नहीं थे, ये लाइन लगी पड़ी है, और वो वहां पे मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। फिर अगर आपको अपनी बॉडी को जल्दी जलवाना है तो, राइट, सड़ रही थी बॉडी, पता है, न्यूज देखी होगी ना, एकदम फ्रंट पेज पे एकदम सारी एकदम द हिंदू मस्त चिपका रहा था। सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए थे। सैनिटाइजर के, ऑक्सीजन सिलेंडर के, इससे पहले कोई नहीं, मोस्टली जनता नहीं जानती सैनिटाइजर क्या होता है भाई, मैं खुद नहीं जानता था, बताओ भोली वाली जनता। देखा वाला कोरोना आया, सैनिटाइजर की वैल्यू पता लग गई, प्राइस बढ़ गए, मास्क के प्राइस बढ़ गए, N95 वाला। N95 के। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, वही अगर दोबारा से पैसा जाएगा, इंटरेस्ट पब्लिक का पैसा आएगा उसके पास, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, ओके, जो सरकार ने उठाया। फैक्टर सप्लाई कैसे इफेक्ट होती है, देखो एक चीज पूछना था, जैसे जो गवर्नमेंट लोन देती है किसानों और सबको, फिर माफ कर देती है, हाँ, उससे ये बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा, वही तो चीज है। ये जो शॉर्ट टर्म, ये जो पंगा करते हैं, ये इट्स अ नेगेटिव फॉर इकोनॉमी। इंसान तो खुश हो जाते हैं। एक और चीज बताता हूँ इसमें, किसानों का जो फ्री बाइस, ठीक है, फ्री बाइस होती है, बहुत दिक्कत है। शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वही बताया अभी, ये सप्लाई इफेक्ट कर रहे हैं। जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, डिस्प्यूट स्ट्राइक चल रही है, सप्लाई नहीं आएगी, प्राइस बढ़ जाएगा। नेशनल क्लैमिटीज, भूकंप आया, इंडस्ट्री पर टूट गई, सप्लाई मंगा रहे हैं दूर दूर से, प्राइस बढ़ जाएगा। आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज, जब किसान क्या करते हैं, किसान भी बड़े चालाक हैं भाई, बड़े बड़े किसान वो क्या करते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, कोल्ड स्टोर में डाल देते हैं, बोले आलू इतने सस्ते हैं बेचेंगे ही नहीं, हम इसको कोल्ड स्टोर में डालेंगे, जब ऑफ सीजन आएगा तब आलू बेचेंगे, ठीक है। तो ये कहानी है। तो आर्टिफिशियल उन्होंने जानबूझे, आर्टिफिशियल है, रियल थोड़ी है, उन्होंने छुपा लिया आलू, एंड फाइनली दे आर सेलिंग एट द ऑफ सीजन। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यहां पे लोगों को आलू प्याज की जरूरत है और सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ा रखा है, यहाँ के बंदे तो है नहीं, लाइक समझ रहे हो। तो एक्सपोर्ट बढ़ने से उस कमोडिटी का जो डिमांड में है यहाँ पे, तो वहां पे सप्लाई कम हो जाती है इंडिया में, कि वो तो जा रही है ना बाहर, तो इससे भी प्राइस बढ़ता है। इंटरनेशनल फैक्टर लाइक क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो हमें खरीदने में ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व उनको खरीदेगी। हम वी आर नॉट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसे खादान की हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए करके, राइट। आसाम और मुंबई हाई में वो इतना है कि नॉर्मल, इतना नहीं है कि पूरे देश का काम हो सके, ठीक है। तो इन दैट केस वी जस्ट इम्पोर्ट लॉट्स ऑफ क्रूड ऑयल, और हमारा सारा फॉरेक्स रिजर्व कहाँ जाता है, सिर्फ एक तेल को परचेज करने में जाता है। भैया फार्मर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल पे, छोटे मोटे फार्मर्स तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो लार्ज स्केल पे जाते होंगे, तो भैया उनके प्राइसेस कौन डिसाइड करता है, किसके, किसानों के? मंडी एपीएमसी होती है, मंडी प्राइसेस मंडी में डिसाइड होते हैं। इसमें कलेक्टर का भी रोल होता है भाई साहब का, गवर्नमेंट का भी, हाँ एक और चीज गवर्नमेंट का भी रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है इसका डिसाइड करने में। गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करती है, मंडी प्राइस डिसाइड होता है। अभी एक जो एक्ट आया था ना किसान बिल्स, कि डबल द फार्मर इनकम काइंड ऑफ दैट थिंग, 3 लॉ आए थे बट उनको हटा दिया गया, बोला कि मंडी में डिसाइड होंगे। क्या बिल थे, देयर आर 3 डिफरेंट बिल्स थे, ठीक है, बताते हैं। भैया अभी है चावल और इन पे एमएसपी नहीं है? एमएसपी हर साल डिसाइड होता है बिफोर द सोइंग सीजन, ओके। से पहले बता देते हैं। हाँ, ये चीज उगाने से पहले बता देते हैं। कौन बताता है एमएसपी, कौन लगाता है, CACP इज कमीशन ऑफ समथिंग लाइक दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट का कमीशन होता है। ये रिकमेंड करता है आपकी गवर्नमेंट को कि भाई आप एमएसपी लगाओ ताकि लोग इस क्रॉप को उगाएं। तो पहले उनको पता लग जाता है हमको इस पे एमएसपी मिलेगा, तभी तो उगाएंगे, वरना क्यों उगाएंगे अगर अनसर्टेनिटी होगी तो, वो मतलब गवर्नमेंट आगे तक ठीक है। प्रोडक्शन बनी रहे, तो मंडी टाइप डिसाइड करती है प्राइस को विद गवर्नमेंट, ओके। और ये जो 3 लॉज हैं इनको चेक करना, जिनको डिस्कस करते हैं फिर बाद में ना। अभी हल्का सा मुझे वही थोड़ा ऊपर से मामला कि वही जब बैन ही हो गए थे, पता ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा पता नहीं है, उस टाइम पे करा था सर। 3 लॉस थे। एक ये कमोडिटीज के ऊपर था, एक मंडी को हटाने के ऊपर था, मंडी लाइक ऑल ओवर इंडिया में लाइक कॉमन मार्केट बनाने के लिए,
और एक समथिंग डिफरेंट था, और इनका पर्पस ये था कि डबल द फार्मर इनकम बाय 2022। ओके, बट इसमें रोल पंगा किसका आ रहा था, इसमें रोल जो आ रहा था वो प्राइवेट कंपनीज का ज्यादा रोल आ रहा था। ठीक है, किसानों का यहाँ पे रोल कम आ रहा था। अभी जो मामला है वो किसान ज्यादा लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, बाद में कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी का भी रोल बढ़ जाता। ओके, एक और चीज होती है कि अभी जो किसान है वो एक कुछ लिमिटेड मंडी में अपना सामान बेच सकता है। लाइक उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ पे तमिलनाडु में आके नहीं बेच सकता अपना मामला। ओके, उन लॉ के आने से ऐसा हो सकता था। अभी जो इसकी मंडी डिसाइडेड है ना कि इस मंडी में बेचेगा वो, तो वहीं पे ही बेचेगा। अभी अगर वो लॉस आते हैं तो इट विल बी एलिजिबल टू सेल एनीवेयर। तो इससे एक पंगा भी होता, नुकसान और अच्छा फायदा भी होता। फायदा ये होता वो वहीं उसी मंडी में बेचता जहाँ पे उसको फायदा होता, और नुकसान क्या होता, जिस मंडी में सामान आता ही नहीं वो मंडी में फिर क्रंचेस आ जाते हैं सामान के। समझ आ रही है? सो दैट मे बी सम हार्मफुल एंड सम शॉर्टेज एंड लाइक बेनिफिट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो 3 लॉस थे, चेक करना उनको, चेक करना। ठीक है, विल डिस्कस। ओके, तो ये चीज है लाइक हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ओके, कंट्रोल बोल रहा हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर इन्फ्लेशन, दिस इज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। समझ आ रही है कि कैसे डिमांड और सप्लाई से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है और घटती है। अभी तो बढ़ने ही वाला पार्ट बता दिया, घटना मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। ये तो साफ सीधी बात है ना, अभी बोलो ना। हाँ भैया। अब है इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करते हैं, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल। पहला क्या है, देयर आर डिफरेंट मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स, यानी आरबीआई कैसे हेल्प करता है कंट्रोल करने में। ठीक है, सबसे पहला तो क्रेडिट कंट्रोल कर लो। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी से क्रेडिट कंट्रोल, पैसा कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा, वो खरीदेंगे नहीं ज्यादा। अरे यार समझ में, खरीदेंगे तो अपने आप प्राइस क्या जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। रेपो रेट बढ़ा दो, ऐसा करके, ये ना चीप मॉनेटरी पॉलिसी, रिमेंबर इट मिस द कॉज। यहां पे उसने एक्सपेंसिव कर दी। डीमोनेटाइजेशन कर दो, डीमोनेटाइजेशन कर दो। आपके जो आपके 100 रुपए तो उसको 1 रुपए बना दो। आने वाले टाइम में नया नोट छापा 1 रुपया, वो इक्वल टू 100 रुपए का था। ये जनरली रेयर केसेस में होता है। इट्स लाइक जब आपकी एकदम इकोनॉमी डूबी हुई है, इशू ऑफ न्यू मनी, वही सेम चीज, नया मनी, ऐसा मनी छापो कि भाई जिसका 1 रुपया 100 रुपए के बराबर हो जाए। ओके, काइंड ऑफ दैट थिंग। डीमोनेटाइजेशन से और क्या होगा, जो भी डीमोनेटाइजेशन है, अब बंदे क्या करेंगे, उन पैसों से खर्च ना करके बैंक के पास आएंगे, भाई हमारा पैसा रख लो, हमारे को नया पैसा, तो ऐसे करके तो सारा लिक्विडिटी कहाँ पे आ जाएगी, बैंक के पास आ जाएगी। गए थे ना, लाइन में लगे थे, बहुत दुखी होते हैं। गुड। फिस्कल मेजर्स, यानी जो गवर्नमेंट टाइप करती है बजट टाइप में, टैक्स से रिलेटेड, ओके, फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे था ना एक्सपेंडिचर करेगी तो यहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को उसका रिड्यूस कर देगी, यानी फिस्कल डेफिसिट जैसी चीजें नहीं आएंगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। राइट। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, इसका कोई बता सकता है एनीबॉडी, क्या भैया, इससे कैसे कम होगा, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी बढ़ा देंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी ना उसकी। क्या रे, कम पैसा होगा भैया, कम खर्चे है ना। अभी बताया तो आपने। इनकम टैक्स बढ़ा दिया, सैलरी दी उसकी 20,000, बोला इनकम टैक्स हो गया आप 10,000, पैसे कितने आए उसके पास, 10,000, 10,000 है ना। तो उतना एकदम उसके हिसाब से लेगा, जितनी चाहता उतने पाँव फैलाएगा, है ना। कहाँ सोचा था फॉर्च्यूनर खरीदूंगा, कहाँ खरीदा ऑल्टो। ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो ये कहानी समझ आ रही है। डिक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, ये कैसे इन्फ्लेशन को कम करेगी, देखो इसको बढ़ाने से कम हुआ, इसको कम करने से कम हुआ। हाउ, अबे क्योंकि कोई भी अगर आज ऐसे लाइक टॉफी की बात करते हैं, टॉफी का पैकेट, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स लगे वो 1 रुपए की होती है, सपोज तो 50% लगा होगा इनडायरेक्ट, इफ एग्जाम्पल, इसको हटा दिया तो टॉफी कितने की होगी, 50 पैसे की, है ना। तो प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे। राइट, कॉमोडिटी के ऊपर प्राइस कम हो जाएंगे। प्राइस कम कैसे होंगे, बाय डिक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। भाई कम पैसे की आएगी तो कम है तो ज्यादा खर्चा करेंगे ना हम तो। ज्यादा खर्चा नहीं, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। ये आफ्टर इन्फ्लेशन की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग नहीं, आफ्टर इन्फ्लेशन। क्योंकि जब इन्फ्लेशन आ गया अब कहाँ हो रहा है खर्चा, अब तो मारा मारी हो रही है। आधे कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। राइट, तो हाउ टू कंट्रोल दैट प्राइस लेवल, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल को कंट्रोल करने, प्राइस को ही कम कर दो। राइट, सो ये मेजर। सरप्लस बजट, बजट को खर्च मत करो, रेवेन्यू ज्यादा लाओ, रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, तो भी क्या होगा, वही एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो भी क्या होगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा।
ट्रेड मेजर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कम कर दो, इंपोर्ट बढ़ा दो। जैसे सपोज यहाँ पे आलू की कमी हो गई तो आलू इंपोर्ट बाहर से सस्ते पड़ेंगे लाने से, तो इंपोर्ट कर लो उनका। इंपोर्ट करोगे तो अल्टीमेटली धीरे धीरे प्राइस लोगों को लेकर, यार रिमेंबर अभी बीच में प्याज मंगवाई थी बाहर से, ये मोटी प्याज आई थी, देखी थी वो, प्याज महंगे हो गए, देखी थी। 90 पहुंच गई। तो इंपोर्ट करके भी हम प्राइस को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, रैशनल वेज पॉलिसी, लाइक रैशनल वेज पॉलिसी, एंड दिस इज, ये भी वेज पॉलिसी नो। प्राइस कंट्रोल, दिस इज प्राइस कंट्रोल। डायरेक्टली बोले कि भाई हम प्राइस कर, ये वेज पॉलिसी और ये दोनों लगभग सेम ही है, कि बोले कि डायरेक्टली ये चीज तो इतने की बिकेगी, गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड करा एट द एंड। तो गवर्नमेंट घुस के एकदम बोलेगी भाई, जैसे सैनिटाइजर प्राइस बढ़ रहे थे रिमेंबर, गवर्नमेंट ने बोला इससे ऊपर नहीं बेच, लाइक एमआरपी टाइप, इससे ऊपर नहीं बेच सकते आप, अरे समझ में। तो डायरेक्ट जब कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, उसे प्राइस कंट्रोल रैशनल वेज पॉलिसी टाइप बोलते हैं। रैशनिंग क्या होता है? रैशनिंग में क्या होता है कि डिसाइड कर देना कि आप इतना ही खरीदोगे। कैंटीन में जाते हैं, बोले आपको उसे एक कार्ड 2 रुपये पैकेट मिलेंगे, तो वही चीज, तो लोग ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, डिसाइड कर दिया, ठीक है। सो दीज आर सम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है ना, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। सो दीज आर समथिंग रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। समझ रही कहानी? लिख लो इसको। ओए सुनो इधर जल्दी फटाक से, मैंने थोड़ा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना लिया, बस एक साइन वेव बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीन क्या है, ये ऐसे है, मतलब एक साइन वेव, समझ आ रही है, ऐसे करके 3 टर्म है, 4 डिफ्लेशन, रीफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। क्या फर्क है, दिख रहा है साफ साफ? ये नेगेटिव वाला पार्ट रेट ऑफ प्राइस चेंज, एंड दिस इज टाइम, दिस इज टाइम के साथ साथ अगर आपने देखा कि जब ये इन्फ्लेशन वेव है, जब प्राइस चेंज जो है, प्राइस चेंज वो नेगेटिव में है, बेसिकली आप ये कहते हैं ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज ऑफ प्राइस और ये डिक्रीज ऑफ प्राइस इन नेगेटिव टेरिटरी, इन नेगेटिव टेरिटरी। नेगेटिव है, बहुत ही कम प्राइस हो गए, ठीक है, सस्ता हो गया मामला। होता है ना कि प्याज बिकी नहीं इतने से, जैसे आलू सस्ते होने फिलहाल आजकल, है ना, हाँ राइट। तो डिफ्लेशन हो जाता है, समझा रही है? जब गवर्नमेंट स्टेप लेती है डिफ्लेशन को सही करने के लिए, तो प्राइस राइज बढ़ते हैं, बट वो स्टिल इन नेगेटिव टेरिटरी, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। प्राइस राइज बढ़ रहे हैं, डिफ्लेशन से कर्व चेंज हुई और कहां पे जा रही है? ऊपर की तरफ, रिफ्लेशन हो गया। रिफ्लेशन जैसे पॉजिटिव टेरिटरी क्रॉस करता है, प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जैसे पिछले साल थी इन्फ्लेशन 6, इस साल कितनी होगी? 5। एग्जाम्पल, मतलब प्राइस राइज तो है बट पिछले साल से कम है, पॉजिटिव टेरिटरी में ही है, लेकिन तो डिसइन्फ्लेशन कहते हैं उसको। समझ आ रही है? बना लो ये कर्व जल्दी फटाक से। नीचे आपने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया वो, ये दो ही सेम साइकिल, सेम साइकिल, फिर डिफ्लेशन, समझ आ गया? फिर सेम साइकिल, गॉट इट? राइट डाउन फटाक से, जल्दी लिख लो, बना के सीधा खत्म। एक साइन में बनाओ जल्दी, हाथ इतने धीरे हाथ क्यों चलते हैं भाई? अच्छे से तो बनाना है ना, जल्दी। एक एस बनाना है भाई उल्टा, बस सीधी लाइन भी नहीं करनी है। एक वेव है, बेसिकली इसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। क्या कहते हैं? फिलिप्स कर्व। ये कहती है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम होगी, ऐसा ये कहता है, ठीक है। ये जब ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, देख रहे हो ज्यादा इन्फ्लेशन है तो एम्प्लॉयमेंट कितनी है? है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम है। समझ आ रही है नहीं? तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है इन्फ्लेशन के बढ़ने से, ऐसा फिलिप्स साहब कहते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट है एक, क्या अगली टॉपिक क्या है? स्टैगफ्लेशन। यस, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ फिलिप्स कर्व। ये बोलते हैं अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी भाई। यही सही लग रहा है मेरे को तो। दोनों ही केस सही हैं, दोनों के साथ हुआ है इंडिया में ऐसा, वर्ल्ड में दोनों फिनोमेना देखे गए हैं, सभी कमाएंगे तो भैया ठीक है। तो लिख लो इसको। तो ये थ्योरीज होती हैं, लोग थ्योरी देते हैं, थ्योरीज आर लाइक हल्की सी भी गलत तो गलत हो जाती है, ठीक है। इनका कोई प्रूफ नहीं होता, बट इन्होंने एग्जाम्पल से प्रूफ वो कर दिया। फिलिप्स कर्व, हेड ऑफ फिलिप्स कर्व, ये बना दो।
हाँ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इस तरफ एंड इस तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व लिख लिया, वो तो बना ही लो डायरेक्टली है ना। स्टैगफ्लेशन में लिखना है, स्टैगफ्लेशन लिखो। स्टैगफ्लेशन इक्वल्स टू स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन समझ आ रहा है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन इक्वल्स टू, स्टैगफ्लेशन इक्वल्स टू स्टैग्नेशन यानी रुकावट, रुकी हुई इकोनॉमी, गिरी हुई इकोनॉमी, प्लस इन्फ्लेशन। इट इज ऑपोजिट ऑफ फिलिप्स कर्व, इट इज ऑपोजिट ऑफ फिलिप्स कर्व। Stagnation means, sorry, stagnation बोल रहा हूँ, sorry. Stagflation refers to, stagflation refers to the situation of, stagflation refers to the situation of coexistence of stagnation and inflation. वही ऊपर से लिखवाया, coexistence of stagnation and inflation. समझा इन्फ्लेशन की सारी कहानी क्या है इन्फ्लेशन? ओके, तो ये था इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बुक लाए हो तो बुक ओपन करो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, या मैं बना ही देता हूँ, है ना। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, लुक एट हियर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट्स अ सिस्टम, इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ रिकॉर्ड दैट इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन with the export and import of all goods and services with the other government. समझ आ रही है? एक साल में जनरली कुछ पीरियड टाइम पीरियड होता है, एक साल में सरकार ने जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है बाकी कंट्रीज से उसकी लिस्ट बनाती है वो ट्रेड, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में। समझ आ रही है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, यानी देखते कितना हमने रुपया खर्च किया और कितना रुपया हमारे पास आया। फॉरेन एक्सचेंज डॉलर मान के चलते हैं अभी, है ना। बाकी कंट्रीज भी करते हैं, बाकी कंट्रीज का हम पैसा कन्वर्ट करके डॉलर में इकट्ठा कर लेते हैं। समझ आ रही है? उनकी भी करेंसी को कन्वर्ट करके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, डॉलर में बना देते हैं। उसका ही पूरा ब्यौरा होता है कि क्या हुआ, क्या गया, क्या आया। समझ आ रहा है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है भी समझ आ रही है कहानी, कि टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना फंड गया, कितना फंड आया, उसका पूरा रिकॉर्ड। और लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा ज्यादा पार्ट गया या ज्यादा पार्ट आया, ठीक है, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे, कि कितना पेमेंट ज्यादा हुई या पेमेंट ज्यादा आई, हमने ज्यादा बेचा या ज्यादा मंगाया, राइट। तो ज्यादा हमने बेचा होगा तो फायदा हमारा है कि ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कि पैसा, बेसिकली यूएस डॉलर वाला पैसा। ये जैसे चाइना के साथ करेंगे तो उसका हमारा हम नीचे कि चाइना में ज्यादा भेजता है, टोटल पूरी एक लिस्ट बनेगी। हाँ, सबका, चाइना का अलग, इधर टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा बताएंगे अभी क्या है, सीन क्या है। समझ आ रही है? पूरे वर्ल्ड के साथ हमने जितना भी किया, नॉट इवन यहाँ पे कंट्रीज के नाम नहीं आएंगे, पूरे वर्ल्ड के साथ जितना भी एक्सपोर्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड के साथ जितना इंपोर्ट हुआ, सारी कंट्रीज के साथ, उसका एक लिस्ट बना देंगे हम कि इतना टोटल एक्सपोर्ट हुआ है इतने चीजों का, इतना टोटल इंपोर्ट हुआ है इन चीजों का। आ रही है समझ में? उसका सारा का सारा लेखा जोखा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक और इस लिस्ट की खास बात क्या है, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है। एक ट्रांजैक्शन को दो बार लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाहर से गन्स बोल रहा हूँ कि आपने आलू मंगाए, एक बेस्ट लग रहा है, आलू मंगाए, तो आलू आपने मंगाए और आपने पैसे दिए, राइट और नॉट। तो पैसे जाने वाले पार्ट में लिखे जाएंगे कि इतना गए, राइट, और आने वाले पार्ट में आलू लिखे जाएंगे, ठीक है। जाने वाले यस अमाउंट, आ जाने वाले आलू वाला पार्ट और आने वाले में अमाउंट जो आपका गया है। समझ आ रही है? तो एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार लिखा जाता है इसमें। इट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग, समझ आ रही कहानी? तो इससे क्या पता लगेगा, दोनों तरफ एंट्री जब एंड में प्लस करेंगे सेम आनी चाहिए, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ मिला के, है ना। समझ आ रही है? ये आपका जाने वाला पार्ट गॉन एंड कमिंग पार्ट, जब एक चीज को दो बार लिख रहे हैं तो सेम नहीं आएगा। जैसे इंपोर्ट करा हुआ तो क्या होगा, इंपोर्ट के इसमें क्या होगा, आने वाला, तो यहां पे क्या हुआ, चीजें आई गुड्स, और यहां पे रुपीस लिख देंगे उसके, जाने वाला गॉन, है ना। पैसा गॉन और सामान कमिंग। एक्सपोर्ट में पैसा कमिंग, समझ आ रही है, और सामान गॉन। समझ आ रही है कहानी? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है। तो अल्टीमेट होगी ना दोनों की, हाँ लास्ट में दोनों की प्राइस ही होगी ना। अच्छा, एंड में यस यस यस, वो एक बता रहा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेम ही चीज लिख देंगे यहाँ पे, है ना। गुड्स का तो वही एट द एंड वही प्राइस एट द एंड सेम आएंगे दोनों के मिला के। समझ आ रही है?
इट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये बात समझ आती है क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, वेरी गुड। अब इस डबल एंट्री बुक कीपिंग में सीन क्या है, देखो ये जो है ना ये क्वेश्चन, देखो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस लिस्ट से। पहला क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट से आप क्या समझते हैं? आप एक्सपोर्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मतलब करंट अकाउंट में? बिल्कुल आता है। क्या इंपोर्ट आता है? बिल्कुल आता है। क्या सर्विसेज आती हैं? आती है। ट्रांसफर्स आते हैं? आते हैं। इनकम आती है? आती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक तो ऐसा आता है, ठीक है, और बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइप और ये सेम चीज कैपिटल अकाउंट में एक आता है एफडीआई वगैरह से। कि एफडीआई क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एफडीआई? 4 ऑप्शन आएंगे कि 10% ऊपर वाली 10% नीचे वाली है। क्या सीन, क्या एफडीआई का सीन क्या है, मतलब क्या स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करना, फॉरेन कंपनी जब इन्वेस्ट करती है क्या वो एफडीआई कंसिडर करी जाएगी या नहीं करी जाएगी? भैया ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मैं आपको ऑप्शन देखूंगा, बहुत अजीब ऑप्शन थे उसमें। वो आज समझ जाओगे, आज समझ जाओगे सीन क्या है, क्योंकि जब आपको नॉलेज होगी तो आप समझ जाओगे। समझ आ रही है? तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें से, एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ठीक है, अब बताते हैं बात सीन क्या है इनका, होता क्या है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 टाइप के अकाउंट है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? वन टाइम ट्रांजैक्शन। क्या? वन टाइम ट्रांजेक्शन। एक बार ट्रांजैक्शन हुई, खत्म। आपने एक चीज मंगाई, आपने उसके पैसे दिए, ट्रांजैक्शन खत्म, कोई मतलब ही नहीं फिर आगे। वही कि भाई सामान वापस नहीं होगा, ठीक है। एक दाम की दुकान, रिटर्न विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट। वो चीज आपने एक्सपोर्ट करा, बेसिकली आपने क्या करा, आपने चीनी का एक्सपोर्ट किया, सामने वाले ने पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन खत्म। समझ आ रही है? आपने इंपोर्ट किया, ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए। इंपोर्ट मतलब मंगाना। समझ आ रही है बात? हुई? समझ आ रही है चीज? इंपोर्ट मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना। तो बेचना इस ज्यादा अच्छा रहता है एक शॉपकीपर के लिए। इंडिया का जितना सामान बाहर जाएगा उतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, क्योंकि डॉलर हम थोड़ी छापते हैं। वी कैन नॉट प्रिंट डॉलर्स, ये सबसे बड़ा इशू है, राइट। तो डॉलर चाहिए तो भाई आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये चाइना जो है, चाइना की एक्सपोर्ट प्रमोटिंग इकोनॉमी है, वो एक्सपोर्ट पे जीते हैं टोटली। अगर एक्सपोर्ट रुक जाए ना चाइना का, उनका सेल्स में पंगा हो जाए उनके साथ, ओके। हमारी एक्सपोर्ट वाली ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं इतनी, उनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, राइट। तो एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आएगा। समझ आ रही है? अब क्या करते हैं एक्सपोर्ट में? सर्विस का एक्सपोर्ट होता है इसमें? नो, इसमें सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट होता है और गुड्स का इंपोर्ट होता है। सर्विस का तो टॉपिक ही अलग हो गया। समझ आ रही है कहानी? ये बात आ रही है समझ में? कौन से गुड? मर्केंडाइज गुड। मर्केंडाइज गुड क्या होते हैं? जो ट्रेडेबल होते हैं। नॉन ट्रेडेबल जैसे इंसानों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, नॉन ट्रेडेबल है, राइट, बैन है। तो ये बात समझ आई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें आता है। अगर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे उसे ट्रेड बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड बैलेंस। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर ये पॉजिटिव होगा यानी हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, हम भेजते ज्यादा है मंगाते कम है, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस ले कहते हैं। तो इंसिडेंट में हुआ था ना, इंसिडेंट इंडिया में, रिमेंबर, हम सामान ज्यादा बेचते थे, गोल्ड हमारे पास आता था, तो पहले ट्रेड ऑफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था और हम अननोइंगली हमारे पास पैसा आ रहा था बार बार। अभी ऐसा है तो जब कंट्री को लगता है कि ऐसा सा मामला है, वो फटाक से ये चीज देखती है, ठीक है, ट्रेड बैलेंस। आ रही है समझ में? नेक्स्ट इज इनविजिबल। भाई नाम से पता लग रहा है, नेट, अब सॉरी इनविजिबल मतलब कि जो दिख नहीं रहा है, नॉट टचेबल काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है, इनविजिबल्स। नेट मतलब जितने आए और जितने गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। समझ आ रही है? नेट मतलब आने वालों में से जाने वालों को माइनस कर देंगे, ठीक है। सर्विसेज जैसे कंप्यूटर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बीपीओ, जो यूएस कंपनी, यूएस के जो अपने बीपीओ, ये बिजनेस प्रमोटिंग लाइक ये क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग, ऐसे करके, ये जो आपके कॉल बोलते हैं, कॉल सेंटर वाले हैं यहाँ पे, मेन कंपनी वहाँ पे। इंडिया बहुत मस्त है सर्विस इंडस्ट्री में, पता है ना, ये इंडिया सर्विस सेक्टर सबसे बेस्ट है। तो इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि टूरिज्म वाली सर्विस, टूरिज्म सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, ये सब इसमें आती हैं सर्विसेज। ट्रांसफर्स क्या है? बाहर से पैसा आया गिफ्ट के तौर पे, हमारे बाहर से हमारा जो डायस्पोरा भेजता है, ट्रांसफर करता है, हमारे बंदे यहां से भेजते हैं, उनके बंदे वहां से भेज रहे हैं। हमारे जो पास ट्रांसफर आए इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, इन द फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स, ट्रांसफर्स, ग्रांट इन एड्स, वो इसमें आएंगे। डोनेशन टाइप, यस, वो इसमें आएंगे, ठीक है। इनकम क्या होगी? हमने बाहर जमीन खरीद रखी है या किराए पे चढ़ा रखा है या कुछ भी, इनकम फ्रॉम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ आ रही है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, इनके थ्रू जो इनकम आ रही है,
कि एक बार करके खत्म कर दिया ना मामला, इनकम आ रही, इनकम वापस थोड़ी आती है, उसको टैक्स वगैरह थोड़ी है। इनकम एक बार किसी की आई, वन वे तो है, इनकम वापस आती है, राइट। तो ये सारा मामला आता है इसमें करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होगा? ट्रेड बैलेंस को प्लस करेंगे विद इनविजिबल से। आ रही हो समझ में? अरे बोलो ना, हाँ है ना। इनविजिबल से ट्रेड बैलेंस को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? करंट अकाउंट बैलेंस। आ रही है बात इतनी समझ में? गुड। तो अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस। कैपिटल में क्या होता है? लगातार रहता है मामला। इट्स लाइक मल्टीपल। भैया इनकम कैसे होता है? इनकम मतलब कैसे आती है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4। लैंड, लेबर, आपके कैपिटल, आपकी एंटरप्राइजेस, आपका ह्यूमन कैपिटल वहां पे गया, ठीक है, उसकी जो आपके उसके ऊपर इनकम मिल रही है उसको, वो इसमें काउंट होगी। आपने लैंड खरीदा बाहर, वहां पे उसके ऊपर जो इनकम आ रही है रेंट पे, बेसिकली आपने एक घर खरीदा उसको किराए पे चढ़ा दिया, जो इनकम आ रही है वो इसमें आएगी, ठीक है। आप बाहर नौकरी करने गए, इनकम, यस दैट इज इनकम। जो मेरी इनकम आ रही है वो यस इसी में यस 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 दैट्स इनकम पार्ट, ठीक है। तो ये कहानी है। अरे समझ में? नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज मल्टीपल ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन में खत्म नहीं होता। जैसे लोन लिया, लोन का किस्त चुकाए जा रहे हैं, लोन भी वापस करनी है ना। लोन क्या होता है? लायबिलिटी है ना एट द एंड, एसेट थोड़ी है, तो हमको वो भी चुकाना है। अरे समझे क्या कहानी है? तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन जब होती हैं, एक बार ट्रांजैक्शन करके खत्म नहीं होता मामला, उसे कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी जब आप लोन लेते हैं बाहर देशों से, आईएमएफ से, मल्टीलेटरल, वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं वो, लाइक बायलेटरल लोन्स एंड मल्टीलेटरल लोन्स। जब किसी कंट्री से लोन लिया तो बायलेटरल लोन, जब किसी आईएमएफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से लिया तो मल्टीलेटरल लोन्स। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, जब प्राइवेट फर्म्स लोन उठाती हैं, किससे? बाहर से, सिक्योरिटीज इशू करके। मैंने सिक्योरिटी इशू करी, मैंने लोन उठा लिया, प्राइवेट फर्म्स है ना, जैसे वो अपना वो जो सिक्योरिटी वाले इशू करके उठाया था, बाहर से उठाया, तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बाय यूजिंग सिक्योरिटीज और एटसेट्रा, भैया बॉन्ड्स वगैरह। हाँ अभी रिसेंटली जब अभी आपको बताओ श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा हाँ 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 तो इंडिया ने ग्रोनियर भी दिए थे बिल्कुल। और पैसे भी दिए थे बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ। तो वो किस में आएगा भैया? अच्छा, जो इंडिया ने जो ट्रांजेक्शन में दिया, ग्रांट एंड एड्स में दिया होगा, वो ट्रांसफर में आ गया होगा। नेट है ना, ट्रांसफर कर दिया। लोन टाइप दिया होगा तो यहाँ पे आएगा। लोन नहीं, वो तो ग्रांट देगी। हाँ हाँ, तो ट्रांसफर्स में आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही कहानी? हाँ भाई, वो सीधे सा पिक्चर अबाउट करता है। कोई नहीं। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म डेट्स। ये बेसिकली 3 साल के लिए होती हैं। दिस इज फॉर 3 years। अगर 3 years से कम वाला पार्ट है तो शॉर्ट टर्म डेट्स कहते हैं, ठीक है। बैंकिंग कैपिटल, जो हमारे पास नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे, एट द एंड पैसा जाने वाला है ना, वो पार्ट इंडिया का थोड़ी है, वो तो वहां पे रह रहे हैं बंदे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज। तो फाइनली दिस इज लायबिलिटी टू अस, वो हमें देनी पड़ेगी उनको, बीच में निकालते होंगे वहां से, और जो स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली देयर लायबिलिटी, हमारा पैसा नहीं है, वो उनका पैसा है, लेकिन रखा कहाँ पे? इंडिया के बैंक अकाउंट में, ओके। तो काइंड ऑफ दैट, उसका एक एग्जांपल ये है, बाकी और भी एग्जांपल है, तो एक एक बता रहा हूँ नॉर्मली क्या सीन क्या है ये, ठीक है। बैंकिंग कैपिटल, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओके। ये क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो फॉरेन जो कंपनीज होती हैं, फॉरेन कंट्रीज कंपनीज जो भी है, गवर्नमेंट्स, वो इंडिया में 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। पहला वे क्या है? एफडीआई। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई कोई डेफिनेशन नहीं है कि इतना पैसा दोगे तो एफडीआई होगी, बट बाद में इसकी एक डेफिनेशन बनाई कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है 10% से ज्यादा, कितना? 10%, तो वो क्या होगा? वो उसे बोलेंगे एफडीआई। पहली डेफिनेशन तो ये एक बेसिक, ठीक है। 10% से ज्यादा अगर कोई कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई बाहर की कंपनी कर रही है, उसे एफडीआई कहेंगे, पहली चीज। और क्या होती है एफडीआई? एफडीआई वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं इन्वेस्ट करते। बाहर का पैसा स्टॉक एक्सचेंज में ना लग के नॉर्मल कंपनी में आके लग रहा है। फॉर एग्जांपल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शेयर्स, मतलब वो प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट, यस। प्राइमरी मार्केट में जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग था, रिमेंबर पहली बार जब शेयर खरीदे थे, कंपनी शेयर निकाला, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, यही कॉन्सेप्ट है एफडीआई का। एफडीआई इज इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट। फॉर एग्जांपल शेयर्स एक्वायर्ड बाय द वे ऑफ आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। शेयर्स एक्वायर्ड बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जब मैंने शेयर खरीदे प्रेफरेंस शेयर टाइप, ठीक है। 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर।
शेयर्स दोनों में खरीद रहे हैं। इक्विटी शेयर में क्या होता है, कंपनी को लॉस होगा तो आपका लॉस, आपने शेयर गिर गए, भाव गिर, मैं शेयर खरीदे, मैं मेरा लॉस हो गया। प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, सेम चीज होती है। मान लो कंपनी डूब गई, लॉस हो गया एकदम। प्रेफरेंस शेयर में बोलते हैं कि जब जितनी कंपनी डूब गई तो कंपनी को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो पहले तो बॉन्ड वालों को देंगे, फिर डिबेंचर और बॉन्ड वालों को, उसके बेच के फिर आपका नंबर आता है प्रेफरेंस वालों का, लास्ट में होते हैं इक्विटी वाले। ठीक है, ये चीज होती है। यस, इसमें प्राइवेट प्लेस अरेंजमेंट में ऑफर फॉर सेल, वही चीज है प्राइमरी मार्केट वाली। पैसा बेस अल्टीमेटली प्राइमरी मार्केट से आपने पैसा लगा के लिया है, दैट इज एफडीआई। कितना लगाना है, 10% से ज्यादा। समझा रही कहानी। इसका उल्टा अगर फॉरेन वाले हमारे कैपिटल अकाउंट इसको बोल रहा हूं, अगर फॉरेन कंपनीज हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे, यानी पैसा आ रहा है उनका स्टॉक एक्सचेंज में, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। इंडिविजुअल्स ठीक है, कंपनी करे, इंडिविजुअल करे, हार्डली मैटर्स। ये 3 टाइप की होती है। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन वाले म्यूचुअल फंड हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करें, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड ऑफ फॉरेन ऑरिजिन, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कहेंगे उनको। ठीक है, दूसरा क्या है, डिपॉजिटरी रिसीट्स। हमारी कंपनी अपना शेयर बेचे फॉरेन स्टॉक मार्केट में जाके, ठीक है, और उसको फॉरेन कंपनी खरीदे, कोई इंडिया की ना खरीद के फॉरेन कंपनी खरीदे, जैसे उसे डिपॉजिटरी रिसीट्स कहते हैं। सपोज इंडिया की कंपनी है, मे बी एनीबडी, फॉर एग्जांपल जीएस क्लासेस बाहर उन्होंने अपने शेयर बेचे अमेरिकन डिपॉजिटरी में, वहां पे खरीदने वाला कौन आया, अमेरिका का आया, इंडिया का नहीं आया बेसिकली, चाहे यूके एनीबडी, तो इसे बोलेंगे दिस थिंग, व्हाट इज इट, डिपॉजिट रिसीट। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफशोर फंड, यानी वही ये म्यूचुअल फंड की तरह है, बाहर के फंड जो आके जहां पे टैक्स लॉस बहुत कम होते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया में आके बाय द वे ऑफ सेकेंडरी मार्केट। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ आ रही है कहानी, वेरी गुड। अदर फ्लोज, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह है, लाइक और भी डिफरेंट पैसा जो आ रहा है, दिस टाइप अदर फ्लोज, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो इसको प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 को मिला के, तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस बनेगा। ओके, समझ आ रही है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस को प्लस करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, मैंने बताया ना अभी एंड में, इट्स द टोटल सम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो भी पैसा गया आया, तो करंट प्लस कैपिटल को मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। आ रही है समझ में। अगर पैसा, देखो अब एक और बात, अब क्योंकि ये दोनों सेम मामला है तो सेम आनी चाहिए वैल्यू, बट देयर आर समटाइम एरर्स। कैसे एरर होता है, क्योंकि जो आपने पैसा रिकॉर्ड कर रहे हो, आप बैंक से अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कस्टम डेटा अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो देयर में भी सम डिफरेंस। ठीक है, जैसे आप डिफेंस का जो सामान आता है इंडिया में, उसे कस्टम रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ठीक है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही, राइट। तो देयर में भी सम डिस्क्रिपेंसीज, लिटिल बट ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए, उसे एरर्स एंड ओमिशन कहते हैं, जो लिखा है उसको नीचे हेडिंग लिखिए कि क्यों आया ये बता रहा हूं कि सब लोग, क्योंकि उस डेटा को रिकॉर्ड करने वाले देयर आर डिफरेंट पीपल टू रिकॉर्ड द डेटा। अरे समझ रहे। लास्ट है रिजर्व ट्रेंच, टोटल प्लस करा के माइनस करा के जितना भी पैसा बचा या एक्स्ट्रा देना पड़ा उसे रिजर्व ट्रेंच बोलेंगे। टोटल फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, डॉलर बचता है यानी हमारा ज्यादा पार्ट आया है तो उसको ऐड कर देंगे, अगर कम बचता है लाइक हमें देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो जो पुराने वाले रिजर्व है उनमें से माइनस कर देंगे, वो टोटल रिजर्व है। ठीक है, सो दिस इज द केस। राइट डाउन, इस टेबल को बना लो, लिखवाना है, डेफिनेशन लिखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हेडिंग डालो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हेडिंग डालो। इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है ना, क्या इंटरनेशनल करेंसी डॉलर नहीं है, सिर्फ अकेली डॉलर नहीं है, अकेले डॉलर, वो मतलब ठीक है। सबके जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया की भी है, सबकी है यार, सबकी है, बट डिमांड में डॉलर ज्यादा, डिमांड में डॉलर ज्यादा है। तो मतलब ये कल को हमारे रुपये की अगर वैल्यू बढ़ गई तो रुपये भी डॉलर को कर सकता है। यस, बिल्कुल कर सकता है, बताएंगे अब इसके बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में बताएंगे, एक्सचेंज रेट के बारे में, वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखो, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी डायरेक्ट लिखो, बीओपी ऑफ अ कंट्री इज, BOP of a country is the systematic record of all its economic transactions, है ना, systematic records of all its economic transaction
with the outside world in a given year. The term all transaction refers to ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, दोनों, प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं उनकी भी होगी, गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं उनकी भी होगी। refers to private and public. एंड गवर्नमेंट, पब्लिक तो गवर्नमेंट ही होगी ना, जनता, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। देख लो पैरा चेंज करके, इट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग, that is recording each transaction twice with opposite nature and equal values, with opposite entries with equal values, that is incomings are credited and outgoings are debited. Incomings are credited and outgoings are debited. ठीक है रे, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? ये टेबल बना लो हल्का सा, इंपॉर्टेंट है, लिखा ही हुआ है इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क मार लो इस बुक में, इस टेबल में स्टार मार्क होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे उठ के सीधा, डायरेक्ट पूछता है एक्सपोर्ट किस में आता है, करंट में, कैपिटल में, डायरेक्ट। ओके, वेरी गुड। अगला आता है भाई इसी में फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? देयर आर टर्म्स, बताते हैं, देखो सीन क्या है इसका। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? करेंसी बदलनी। यस, डॉलर तो पैसे में फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? करेंसी बदलना बेसिकली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। देखो भाई, पहला होता है एप्रिसिएशन, दूसरा डेप्रिसिएशन। समझा रही कहानी? इधर आता है पहला रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। सिस्टम सेम ही है दोनों में, मतलब कि थीम सेम ही है, बस नाम अलग है। क्यों? तरीका अलग है, काम सेम हो रहा है दोनों में, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, काम सेम हो रहा है, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, काम सेम हो रहा है। समझ आ रही है? बट प्रोसेस अलग है, बताएंगे क्या। एप्रिसिएशन क्या होता है कि हमारी करेंसी की, देखो हमारी सपोज हमारा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इफ $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, समझ आ रही है? एक ये स्टैंडर्ड लेके चला, समझ आ रही है कहानी? अगर हमारा $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज हो जाता है, यानी क्या हुआ? एप्रिसिएशन हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, है ना? हमारी करेंसी वैल्यू बढ़ गई ना, पहले 50 थी, ये वैल्यू बढ़ गई ना कि हम $1 से 40 रुपए ले सकते हैं। यही समझा रहा हूं। एक्सचेंज रेट कम हो गया, लेकिन एप्रिसिएशन हो गया। समझा रही है? एक्सचेंज रेट गोज डाउन, यही समझने वाली बात है थोड़ा सा बस, लेकिन एप्रिसिएशन हुआ ना, उसकी ताकत बढ़ी। समझ रहे हो? ताकत बढ़ी उसकी, कि हमारी मतलब कि जो हमारी ढीली पड़ी है हमारी करेंसी, इक्वालिटी में आ रही है। समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन उल्टा हो जाएगा। $1 जो था पहले नॉर्मल, वो 50 रुपए था, तो हमारा $1 क्या हो गया अल्टीमेटली 55 या 60 लगा लो, है ना? उधर 60 लगा लो, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, है ना? कमजोर हो रही है। हमें 60 रुपए देने पड़ेंगे $1 लेने के लिए, लेकिन एक्सचेंज रेट क्या हो गया? एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया ना। ये कहानी होती है। ये क्यों हुआ? जैसे ये क्या हमारी जो ये जो क्या अप्रिशिएट क्यों हुई? कि यहाँ पे हमारी करेंसी डिमांड ज्यादा होगी, हमारी करेंसी क्या होगी? डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन सप्लाई क्या होगी? कम होगी। ये है रुपीज। उल्टा होगा डॉलर के साथ,
डॉलर की डिमांड होगी कम और उसकी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा। आ रही है समझ में? हाँ भैया। सेम चीज इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा डेप्रिशिएट, हमारे रुपीस की सप्लाई ज्यादा होगी, डॉलर की बात। हाँ। है ना, सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड क्या होगी रुपीस की कम, डॉलर चला रहे होंगे लोग, और डॉलर की क्या होगी डिमांड ज्यादा होगी और होगा कम। और सप्लाई क्या होगी, कम। ये सिस्टम होता है। हाँ भैया। समझा रही है? तभी इसकी जो है इसका हमारी कंट्री डेप्रिशिएट होगी। फायदा क्या होता है, सेम चीज यहाँ पे, रेवोल्यूशन यानी अप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन यानी दिस थिंग। फायदा नुकसान क्या होता है, जनरली ये लोग बहुत कम करते हैं, इससे फायदा मामला ज्यादा होता है। कैसे? अगर मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, मान लो चावल की बात करते हैं, राइस, इसकी बात करते हैं, राइस। दिख रहा है सुधीर? ना भैया। वेरी गुड, अब दिख रहा है? मान लो राइस है, वो है आपका 50 रुपए 25 रुपए किलो, ठीक है, 25 रुपए किलो। यानी अगर इस रेट से चलते हैं $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज, तो $1 से कितना रुपए, कितना आ जाएगा मामला, 2 kg, है ना? हाँ भैया। समझ रही कहानी? मान लो हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, यानी $1 कितना हो गया, मान लो 75 हो गया, ठीक है, 75 रुपीज हो गया, डेप्रिशिएट होगी ना, तो $1 से कितने किलो आ जाएंगे, 3 है ना? अरे समझ में? तो यानी क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बाहर वाली कंट्री ज्यादा खरीदेंगी नहीं खरीदेंगी, क्योंकि उनको ज्यादा मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम राइस भेज रहे हैं, डॉलर से खरीद रहा हूं ना मैं एट द एंड, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करेंसी को डेप्रिशिएट या डिवैल्यू करा जाता है। ओके, क्योंकि हम, अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताना भूल गया मैं। ये तो होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी की वजह से, किसकी वजह से, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी की वजह से, अपने आप मार्केट डिसाइड करता है अपने आप, डिमांड सप्लाई बताया ना भी यहाँ पे। और ये करते हैं खुद बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स यानी आरबीआई, या फिर खुद गवर्नमेंट। जब हमारी क्लोज इकोनॉमी थी तो हम ये वाला मामला करते थे, हमारे बैंक्स खुद करते थे। ये क्यों करा जाता है, मेनली टू डिवैल्यूएशन इज टू मेनली टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो फॉरेक्स क्या आएगा, इंडिया में आएगा। आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? या एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, पैसा तो बराबर ही मिल रहा होगा। पैसा बिल्कुल, पैसा बराबर, लेकिन ज्यादा मिल रहा है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, पहले खरीद नहीं रहे थे। सस्ता देख के ज्यादा। हाँ, ये चीज है, तो पैसा आ रहा है। एक्सपोर्ट से एक्सपोर्टर को फायदा होता है, इंडिया में ज्यादा पैसा मिल जाता है उनको, $1 से 75 रुपए, समझ आ रही है? एक्सपोर्टर को फायदा हो जाता है, इंडिया को फायदा, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। उल्टा रेवोल्यूशन के साथ होगा, है ना? इसमें इंपोर्ट घट जाएगा, इंपोर्ट की हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे ना, 75 रुपए देने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट घट जाएगा अपने आप। तो डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है, ये बात समझ आ रही है, सामने क्लियर हो रही है साफ साफ एग्जांपल के साथ, ठीक है? तो लिख लो इसको, और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है। यस। और रिवॉल्यूशन उल्टा हो जाता है, ठीक है? तो लिख लो एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट हेडिंग डालो, एक्सचेंज रेट हेडिंग डालो, इसको लिखो इट इज अ रेट, exchange rate is a rate at which home currency is exchanged for 1 unit of foreign currency. 1 unit of foreign currency. It is the rate of, It is a rate at which home currency is exchanged for 1 unit of foreign currency. समझ आ रही कहानी? और दूसरे डेफिनेशन में अलग से, इट इज अ प्राइस ऑफ वन करेंसी in terms of another currency. प्राइस, It's a price of one currency in terms of another currency. समझ रही कहानी क्या सीन है एक्सचेंज रेट की? it is the price of वन करेंसी one currency in terms of another currency, है ना? एक्सचेंज रेट इसी को कहते हैं। लिखो डेप्रिसिएशन। क्या हुआ था, एक्सचेंज रेट बढ़ा था घटा था इसमें डेप्रिसिएशन में? ये इसमें कहाँ है डेप्रिसिएशन? ये रहा ये वाला। एक्सचेंज रेट क्या है? बढ़ेगा। लिख लो इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, और क्या बोलेंगे, ये सारी डेफिनेशन की डेफिनेशन है। और फॉल इन द एक्सटर्नल वैल्यू, है ना? फॉल हो रहा है ना? फॉल इन द
external value of the domestic currency fall in the external value of domestic currency because of क्यों डिमांड किसकी ज्यादा है फॉरेन करेंसी की बिकॉज ऑफ एडिशनल डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बिकॉज ऑफ एडिशनल डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल लिख लो ताकि फिर घर में पेट में दिक्कत ना हो मेरा पेट में दर्द हो घर में जाके तो लिख लो एक्सचेंज रेट के ऊपर ऐसे ऊपर एरो बना लेना एक्सचेंज रेट ऊपर की तरफ समझा रही है और ये एग्जाम्पल लिख लो $1 बिफोर 50 $1 बाद में 60 रुपीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड कम हो जाती है डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है ये वाला चीज़ बना लो इतना खुद भी दिमाग लगा के ट्राई करो और फिर मैच कर लो ये है डेप्रिसिएशन ये है रुपीज़ ये है डॉलर वही वाली बात है ना जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कोई नहीं करता अब एयर है इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए सप्लाई ज़्यादा है वैल्यू नहीं किसी क्लाइमेट चेंज होता रहे हमें फर्क ही नहीं पड़ता राइट वही कहानी होती है इकोनॉमिक्स का ये रूल है अब गोल्ड है गोल्ड की सप्लाई कम है लेकिन कुछ वैल्यू नहीं है उसकी बस पहन लो काम खा थोड़ी सकते हैं उसको ये तो बात है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है डिमांड कम है भैया पत्थर डायमंड वैल्यू ज़्यादा है ठीक है एप्रिसिएशन में लिखो एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन fall in exchange rate that is increase in external value of domestic currency due to additional demand of home currency ये लिख लो एग्जाम्पल के तहत ये वाला पार्ट एग्जाम्पल के तहत ये लिखना रे ठीक है ये डॉलर ये ब्लैक वाला ये वाला लिखना एक्सचेंज रेट नीचे आ गया है ना एग्जाम्पल लिखना 50-40 पता होना चाहिए ठीक है ये समझ आ गया सब लिख लो अब छोटा सा कि एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑफ द करेंसीज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज ओके बट अगला क्या है डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन is done by voluntarily by Indian by a country central government और RBI सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट वॉलेंट्री खुद करते हैं वो लोग डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन इज डन बाय कंट्रीज गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक समझ आ रही है एक छोटी लाइन और लिख लो Depreciation and devaluation promotes export. Depreciation and devaluation promotes export. ये वाला प्राइस खरीदवाया था अभी 3 किलो. डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन. Depreciation both. अबे दोनों में एक ही काम हो रहा है ना? काम तो एक ही हो रहा है. Depreciation and devaluation both promote export of a commodity. समझ आ रही है रे प्रमोट एक्सपोर्ट
अब कुछ फैक्ट लिख लो हल्का सा। हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व लिख लो। फॉरेक्स रिजर्व्स मींस 4 थिंग। 4 चीजों से मिलके बनता है फॉरेक्स रिजर्व। नंबर 1, फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो बाहर के पैसे हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स। नंबर 2, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसमें ब्रैकेट में लिखो पेपर गोल्ड भी कहते हैं इसको, इट ऑल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। IMF में जो भी कंट्री मेंबर होते हैं उनके पास राइट होता है कि ड्यूरिंग पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दे कैन अवेल द लोन, तो इसलिए पेपर गोल्ड बोला जाता है इसको ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, SDR। गोल्ड स्टॉक ऑफ RBI, थर्ड इज गोल्ड। RBI हमेशा एक मिनिमम गोल्ड स्टॉक रखता है नोट छापने के लिए, ताकि दिक्कत आए तो क्या करे, नोट तो कम से कम छप सके। गोल्ड बेच के नोट। गोल्ड स्टॉक ऑफ RBI। लास्ट, रिजर्व ट्रेंच, ये भी SDR से रिलेटेड है, रिजर्व ट्रेंच। ठीक है, गोल्ड वाला क्या सीन है? गोल्ड RBI जो है मिनिमम अमाउंट रखता है कि नोट छापने के लिए रुपए तो चाहिए, कैसे छापेगा नोट छापने के लिए? RBI कैसे छापेगा बताओ? वो एक मिनिमम गोल्ड की करेंसी में मामला रखता है, करीब 100 करोड़ के रुपीस के बराबर, 100 करोड़ जितना गोल्ड रखता है, जिससे कि आराम से जरूरत पड़ने पे उस गोल्ड को हटा के पैसे ला के। गोल्ड कहाँ जाएगा? बेच देंगे ना। गोल्ड तो कहीं भी वैल्यूएबल है, कोई भी खरीदेगा। उसी कंट्री को देगा, यस, उससे पेमेंट ले लेगा, फिर छाप देगा। उसका नोट छाप देगा। यस, ठीक है। तो ये था ये। एक है कन्वर्टिबिलिटी है, लिख लो थोड़ा सा उसके बारे में, कि एक कमेटी बनी, SS तारापुरे कमेटी, लिखो SS तारापुरे कमेटी, SS तारापुरे कमेटी फॉर्म्ड फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, SS तारापुरे। 2 कमेटी बनी थी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी CAC, 2 बनी थी, एक तो 1996 में और दूसरी 10 साल बाद 2006 में। ठीक है रे, सेकंड कब बनी थी? 2006। एक बार रिपीट कर दो पूरा सेंटेंस। SS तारापुरे कमेटी ऑन द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फॉर्म फॉर कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी 2 times, 1 in 1996, सेकंड इज 2006। 1996। ठीक है, समझा रही कहानी? हो गया भैया? एक वो भी लिख लो, वो हाँ ये इंपॉर्टेंट है रे, डायरेक्ट लिखो इसको, बस डेफिनेशन लिखो फटाक से, अलग से टॉपिक डालो कि हेड डालो मॉनेटरी एग्रीगेट्स, मॉनेटरी एग्रीगेट्स। नंबर 1 में लिखो इसमें रिजर्व मनी या फिर बेस मनी, क्या कहते हैं इनको? रिजर्व मनी एंड बेस मनी। लिखा? रिजर्व मनी लिखा? उसमें लिखो पहले वाले में रिजर्व मनी में लिखो M नॉट वाला सिंबल बनाओ, M नॉट के इक्वल करके लिखो, M नॉट इक्वल्स टू, रिजर्व मनी और बेस मनी एक ही है, सेम ही, और इंग्लिश वाला और। रिजर्व मनी और बेस मनी, इसको M नॉट बोलते हैं, M0 इक्वल्स टू करेंसी इन सर्कुलेशन, जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI। क्या है बैंकर डिपॉजिट RBI? बताइए किरणदीप। अबे CRR बे, बैंकर डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये 3 मिलके ये बनाते हैं। तो बेस मनी क्या है आपका? रिजर्व मनी, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। हाँ, विद RBI। सेकंड लिखो नैरो मनी, M1 इक्वल्स टू नैरो मनी, ऐसे M2, ऐसे M3, बस 3 तक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, बस डायरेक्ट कि M नॉट क्या है, किससे कंसिस्ट होता है। M1 लिखो नैरो मनी, इसमें लिखो करेंसी विद पब्लिक,
करेंसी विद पब्लिक प्लस करंट डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, करंट डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम प्लस डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ, डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स with banking system, demand liabilities portion of saving deposits with banking system plus other deposit with RBI, plus other deposit with RBI, ये होता है M1। ठीक है, M2 आ जाओ, डिपॉजिट RBI। M2 इज इंटरमीडिएट मनी, ये नैरो मनी, ये बेस मनी, ये इंटरमीडिएट मनी, और लास्ट वाला ब्रॉड मनी, इसे रिजर्व मनी भी कहते हैं। तो M3 इज इंटरमीडिएट मनी, M3 अच्छा M2 ना, सॉरी M2 इज इंटरमीडिएट मनी। इसमें लिखो M2 इक्वल्स टू M1 प्लस M1 वाला सारा पार्ट आएगा इसमें, ठीक है, प्लस टाइम लायबिलिटीज पोर्शन, टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, ऑफ सेविंग, ऊपर डिमांड लायबिलिटीज ना, नीचे टाइम लायबिलिटी, ऑफ सेविंग, टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक प्लस टर्म डिपॉजिट, प्लस टर्म डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग FCNR, इसी में है, प्लस टर्म डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन बैंकिंग रेजिडेंट बैंक्स, अप टू 1 year मेच्योरिटी, टर्म डिपॉजिट अप एक्सक्लूडिंग FCNR अप टू 1 year मेच्योरिटी, 1 साल के अंदर अंदर। अगले वाले में मोर देन आ जाएगा 1 year, up to 1 year maturity with a banking system, with a banking system। छोटा छोटा बढ़ाते जाते हैं आगे। लास्ट इज ब्रॉड मनी M3, इसमें लिखो M3 इक्वल्स टू M2 प्लस M2 प्लस टर्म डिपॉजिट excluding FCNR over 1 year maturity with banking system, excluding FCNR over 1 year maturity with banking system plus call borrowing from नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसमें सर्टिफिकेट डिपॉजिट थे ना, इसमें कॉल बोरोइंग आ गया एक्स्ट्रा, कॉल बोरोइंग फ्रॉम नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बाय द बैंकिंग सिस्टम, फ्रॉम द नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बाय द बैंकिंग सिस्टम। एक रेशियो है, इधर देखो रे, एक रेशियो है M3 अपॉन M0, समझ आ रही है? इसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। देखो मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू M3 अपॉन M0, यानी रेशियो ब्रॉड मनी अपॉन रिजर्व मनी, है ना? मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी अपॉन, रेशियो लिख रहे हो, मेरे को आप कुछ लिखवा है, लिखो क्या लिखा है? ब्रॉड मनी अपॉन रिजर्व मनी, M3 अपॉन M0, ब्रॉड मनी है ना M3, तो ब्रॉड मनी अपॉन रिजर्व मनी का रेशियो को क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर। हो गया। बोलते हुए आ चुका।